दोस्तों वैसे तो आपने कई तरह के वॉर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे वॉर के बारे में बताएंगे जो एक ऐसा युद्ध है जो बिना किसी हथियार के लड़ा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा युद्ध है, तो दोस्तों आपको बताएं कि पिछले साल सितंबर में बाल्टिक सागर में पानी के नीचे हुए विस्फोटों ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में छेद कर दिया था। डेनमार्क और स्वीडन के तट के बीच इस पाइपलाइन को काफी नुकसान पहुंचा था। ये पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक गैस पहुंचाने के लिए बनाई गई है। विस्फोट के बाद रूस ने साफ कहा कि इस विस्फोट में उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों को शक था कि ये विस्फोट रूस ने ही करवाया होगा ताकि वो यूक्रेन को समर्थन करने वाले जर्मनी की गैस सप्लाई बंद कर उसे सजा दे सके। दोस्तों आइए जानते हैं कि हाइब्रिड वॉर क्या होता है और पूरी दुनिया में इसने क्यों आतंक मचाया हुआ है, इसका कितना खतरा है, ये कैसे काम करता है, किन किन देशों पर हाइब्रिड वॉर का आरोप लगा हुआ है और ये हाइब्रिड वॉर कैसे लड़ी जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों हाइब्रिड वॉरफेयर आखिर है क्या? इस सवाल के जवाब में यूरोपियन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर काउंटरिंग हाइब्रिड थ्रेट्स की डायरेक्टर तेजा तिलिकेनन कहती हैं कि दरअसल हाइब्रिड वॉरफेयर इंफॉर्मेशन स्पेस का मैनिपुलेशन है। किसी देश के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधे तौर पर हमला करके उसे धीरे धीरे खोखला करने की कोशिश करना और नुकसान पहुंचाना, या फिर उस पर साइबर हमले करना ही हाइब्रिड वॉर है। इसके अलावा पश्चिमी देशों में लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज की शुरुआत करना जो उसके लिए हार्मफुल हो। उन्होंने बताया कि हाइब्रिड वॉरफेयर की धमकी काफी अनक्लियर होती है और यही वजह है कि जिन देशों पर इस तरह के हमले होते हैं वो खुद को इससे बचाने और इसका जवाब देने में काफी मुश्किलों का सामना करते हैं। लेकिन हाइब्रिड लड़ाइयों के खतरों ने अब वास्तविक रूप ले लिया है। इससे तमाम देशों की चिंता बढ़ी हुई है। अगर हाइब्रिड वॉर को हम आसान भाषा में समझें तो हाइब्रिड वॉरफेयर अलग अलग तरीकों से युद्ध लड़ने की स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है कि आप दुश्मन देश के साथ खुले तौर पर जंग नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्ट तरीकों से इसे नुकसान पहुंचाकर कमजोर करते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके दुश्मन देश में किसी तरह का विद्रोह चल रहा है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरे हुए हैं। अब आप उन प्रदर्शनकारियों को गलत जानकारी देकर और भड़का सकते हैं। इससे प्रदर्शन बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि ये स्थिति गृह युद्ध तक पहुंच जाए। इसका फायदा ये हुआ कि आपके दुश्मन देश में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई और किसी को पता भी नहीं चला कि इस गृह युद्ध के पीछे आप जिम्मेदार हैं। इसी तरह सोशल मीडिया, साइबर अटैक, फेक न्यूज, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस और बाकी तरीकों से दुश्मन देशों में अशांति फैलाना, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, दंगे भड़काना जैसे तमाम तरीके हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा माने जाते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले साल बाल्टिक सागर के अंदर से गुजर रही पाइपलाइन में विस्फोट हुआ था। इसे अंजाम देने वाले इस बात का पूरा ध्यान रखे थे कि कोई सबूत ना छूटे। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे इस तरह के नुकसान पहुंचाए जा सकते हैं। 2018 अक्टूबर और इसके बाद यूक्रेनी जहाजों को मारियोपोल और बर्दियांस्क के अपने घरेलू बंदरगाह से क्रेचर जलमरुस्थल के जरिए आगे बढ़ने के लिए रूसी अधिकारियों के निरीक्षण से गुजरना पड़ा था। इस इंस्पेक्शन की वजह से यूक्रेन जहाजों को लंबे वक्त तक यहाँ के लगभग 2 हफ्तों तक रुकना पड़ा था। इससे यूक्रेन को भारी इकोनॉमी लॉस हुआ था। लेकिन दोस्तों वैसे तो हाइब्रिड हमले हथियारों से लड़ी जाने वाली जंग से कम खतरनाक नहीं होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे मामलों में सब कुछ स्पष्ट नहीं होता है। जो देश इस हमले से जूझते हुए मुश्किलों का सामना करते हैं उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि इनके पीछे कौन है। इसका लक्ष्य सिर्फ देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि इससे देश के चुनाव को इन्फ्लुएंस करके वहां की लीडरशिप को भी बदला जा सकता है। इतना ही नहीं, आप इसके एक और पहलू के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे, वो है चुनावों में दखल का खतरा। जी हाँ, आपको बता दें कि बहुत कम लोगों ने गौर किया था कि 2016 के अमेरिकी चुनाव के बाद रूस ने वहां की चुनावी प्रक्रिया में लगातार दखल देना शुरू किया था। रूसी अभियान ने हिलेरी क्लिंटन को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में इस तरह का अभियान चलाया था। हालांकि रूस इससे इनकार करता है। कहा जाता है कि इसने पुतिन सरकार समर्थित साइबर कार्यकर्ताओं के नियंत्रण वाले अकाउंट्स के जरिए ऑनलाइन बोट्स का इस्तेमाल कर खूब दुष्प्रचार किया। ये भी कहा जाता है कि इसके लिए सेंट पीटर्सबर्ग में ट्रोल फैक्ट्रियां रात दिन काम कर रही थी। दोस्तों दोष्प्रचार के इस दौर में इस सेंटर के विशेषज्ञों को आश्चर्यजनक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। यूरोप में हुए कई ओपिनियन पोल्स के नतीजों को मिलाने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कई नाटो देशों की एक खास आबादी के बीच रूस सूचना दुष्प्रचार का ये युद्ध जीतता दिख रहा है। जैसे जर्मनी में एक बड़ी आबादी के बीच ये धारणा बनती जा रही है कि यूक्रेन पर रूस का हमला नाटो के भड़काने वाली कार्रवाई के जवाब में हुआ है। दोनों देशों के बीच चल रही इस लड़ाई के बीच रूस के इस तर्क को लोग सही मानते जा रहे हैं।
तिलिकेनन कहती हैं कि उनके सेंटर की भूमिका सिर्फ इस तरह के हाइब्रिड युद्ध के खतरों के मुकाबले का तरीका इजाद करने तक सीमित नहीं है। इसकी जिम्मेदारी इस तरह के खतरे के आकलन के बाद इसकी सूचना देना और इसके मुकाबले की ट्रेनिंग देने की है। बहरहाल यूरोप में इस तरह की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। रूस ने इन देशों में साइबर अटैक और राजनीतिक परिस्थितियों का इस्तेमाल कर हाइब्रिड वॉरफेयर को अंजाम दिया था। सितंबर 2020 में खबरें आईं कि चीनी कंपनियां भारत के कई वीवीआईपी लोगों पर डिजिटल निगरानी रख रही हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े अधिकारियों के नाम शामिल थे, जिनका डिजिटल डेटा चीन द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस खुलासे के कुछ महीने पहले ही भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। चीन इस डेटा को एनालाइज कर इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता था। इसके बाद भारत ने कई चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। इतना ही नहीं, चीन हाइब्रिड युद्ध के जरिए ताइवान को बार बार युद्ध के लिए ललकारता रहा है। ताइवान को वो अपना हिस्सा बनाने का प्रयास करता रहा है। वो इस तरह से तनाव पैदा करता है कि युद्ध जैसे हालात हों। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच हुए युद्ध को हाइब्रिड वॉरफेयर का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। हिजबुल्लाह लड़ाकों को ईरान हर तरह की सहायता देकर इजराइल के खिलाफ युद्ध करने में इस्तेमाल करता है, लेकिन दुनिया के सामने हिजबुल्लाह से अपने संबंधों को कभी स्वीकार नहीं करता है। यानी हिजबुल्लाह ईरान की ही एक स्वीडो सेना के तौर पर काम करता है। 1947 से पाकिस्तान भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। भारत के खिलाफ वो प्रॉक्सी के तौर पर आतंकियों को भेजता रहता है। इसके जरिए पाकिस्तान बिना युद्ध किए भारत के साथ जंग कर रहा है। हाइब्रिड युद्ध का उपयोग साल 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह शिया समूह द्वारा किया गया था। इस दौरान उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग और प्रभावी सूचना अभियानों जैसी विभिन्न रणनीतिक विधियों का प्रयोग किया था। दोस्तों, क्या सिर्फ साइबर अटैक को ही हाइब्रिड वॉरफेयर कहना सही होगा? तो इसका जवाब है नहीं। चीन पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि वो कर्ज या अन्य उपायों से भी स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण गरीब देशों को अपना बनाता है। धीरे धीरे इतना कर्ज दे देता है कि वो देश पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाता है। हम पाकिस्तान में ऐसा होता देख रहे हैं। ये भी हाइब्रिड वॉरफेयर ही है। कर्ज न चुकाने पर चीन इन देशों की रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लेता है। पहले ये काम अमेरिका और रूस ने भी बड़े पैमाने पर किया है। मुस्लिम देशों में अगर अमेरिका का विरोध है तो इसकी सबसे बड़ी वजह उसकी यही स्ट्रैटेजी है। हाइब्रिड वॉर का भारत पर क्या असर होगा? सबसे पहले हाइब्रिड युद्ध से भारत में डोमेस्टिक एक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। आबादी को पोलराइज करने और अविश्वास बनाने के उद्देश्य से साइबर हमले और दुष्प्रचार अभियान मौजूदा सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन को बढ़ा सकते हैं। इससे वायलेंस और इंस्टेबिलिटी में वृद्धि हो सकती है। इससे सरकार के लिए प्रभावी ढंग से शासन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वही हाइब्रिड युद्ध से भारत को भारी इकोनॉमी लॉस हो सकता है। पावर ग्रिड या फाइनेंशियल सिस्टम जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्षित करने वाले इकोनॉमिक सेक्शंस पर या साइबर हमले देश की अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकते हैं और ये कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। इससे निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है और विदेशी निवेशक कम हो सकते हैं, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को नुकसान हो सकता है। हाइब्रिड युद्ध सीमा पार पहुंचने के जोखिम को बढ़ा सकता है। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि चीन और पाकिस्तान अतीत में हाइब्रिड युद्ध टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते और तनाव के बढ़ने से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। इसके अलावा आतंकवादी संगठन जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स सीमा पार से हमला शुरू करने के लिए हाइब्रिड युद्ध की वजह से पैदा हुई अराजकता का फायदा उठा सकते हैं, जिससे क्षेत्र और अस्थिर हो जाएगा। ज्यादा हाइब्रिड युद्ध भारत की अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा करने की क्षमता को भी कमजोर कर सकता है। कम्युनिकेशंस और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स को बाधित करने के उद्देश्य से दुष्प्रचार अभियान और साइबर हमले भारतीय सेना के खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता को बाधित कर सकते हैं। ये कमजोरियां पैदा कर सकते हैं, जिसका भारत के विरोधी फायदा उठा सकते हैं। संभावित रूप से क्षेत्रीय नुकसान हो सकता है। आखिर में हाइब्रिड युद्ध का दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। भारत के नेतृत्व या उसकी नीतियों को बदनाम करने के उद्देश्य से प्रोपेगेंडा कैंपेन्स अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे गठबंधन और साझेदारी बनना कठिन हो जाता है। ये भारत की अपने प्रभाव को प्रदर्शित करने और विश्व स्तर पर अपने हितों को आगे बढ़ाने की क्षमता को सीमित कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर भारत की क्या तैयारी है। ये काम खुफिया एजेंसीज से लेकर सुरक्षा एजेंसीज का है। वो इस पर काम कर भी रही हैं, पर लद्दाख की सिचुएशन देखें तो हम चीन से पीछे ही हैं। उसने तो 2013 में ही 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी TWS पर काम शुरू कर दिया था। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट की पूर्व डायरेक्टर तारा काथा का कहना है कि चीन की स्ट्रेटेजी साफ है।
देश और बाहर लोगों की राय बनाना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए दुश्मन को यकीन दिलाना कि ताकतवर चीनी सेना के सामने वो टिकेगा नहीं, और लीगल वॉरफेयर की मदद से वो अपने दावों को मजबूती देता है, फिर चाहे मामला दक्षिण चीन सागर का हो या लद्दाख का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कुछ नहीं कर रहा। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान भी हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। तारा कहती हैं कि इसके लिए और भी आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार के पास अपना सिस्टम तो है, अब उसका इस्तेमाल कर ताकत बढ़ाने की जरूरत है। आपको बता दें कि इस वॉर का जिक्र भारत के रक्षा मंत्री भी कर चुके हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना के शीर्ष कमांडर से भविष्य में आने वाली हर संभव सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा था। इनमें गैर पारंपरिक यानी कि हाइब्रिड युद्ध भी शामिल है। उन्होंने कहा था कि इस बार पाकिस्तान या चीन से भारत से युद्ध छिड़ता है तो ये सिर्फ समंदर, जमीन और वायु तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इस महायुद्ध में गैर पारंपरिक तरीके का इस्तेमाल भी किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही एलएसी पर भारत चीन संबंधों में तनाव के बीच आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए भारत ने चीन के 100 से ज्यादा ऐप्स को बैन कर दिए थे। किसी भी देश के लिए दूसरे देश का डेटा इकट्ठा करना उस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरनाक माना जाता है, और ये संपूर्ण विश्व को हाइब्रिड वॉरफेयर की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है? आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी? साथ ही हमारी रिसर्च कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।